मेरी उम्र 25 साल है और मेरा नाम सौम्या है। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पछतावा तब हुआ था जब मैंने बिना कुछ जाने कुछ औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी ही गलती की वजह से ही ये उनके साथ ये गलत काम हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया और उनकी हर चीज़ लूट गई थी। मुझे यकीन है मेरी इस बात पर वह औरतें मुझे आज तक बद्दुआएं देती होंगी, आज तक मुझे कोसती होंगी, क्योंकि मैंने उनको गलत रास्ता दिखाया था। इसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता इस बात के बारे में तो मैं कभी भी उन औरतों को नहीं बताती। आप लोग वहाँ पर जाओ। मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मेरा नाम सौम्या है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी की चिंता शुरू कर दी थी। मैं मना करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं विक्की को पसंद करती थी और यह बात मैं घर वालों को बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले थे। मुझे पता था कि जब पापा और भाई को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। विक्की से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि विक्की मेरी दोस्त का भाई था। मेरी सहेली का नाम अर्चना था। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अर्चना मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखती थी और वह भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अर्चना की कोई भी बहन नहीं थी। वह हमेशा यही कहती थी, तुम मुझे मिली हो तब से मुझे बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि अर्चना को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो। पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी अर्चना मेरे घर पर आ जाती और कभी मैं उसके घर पे उससे मिलने चली जाती थी। वो मेरे घर पर आती थी तब विक्की उसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाया करता था और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फ़ोन पर ही बात की। जब मेरी शादी की बात घर में हुई तो मैंने विक्की को बताया तो उसने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भी जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं विक्की को यही समझाती रहती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई भी शक हो गया तो वे मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं अर्चना के घर गई तो वहाँ 4-5 औरतें आई हुई थीं। जब मैंने अर्चना से पूछा कि औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई जो विक्की भाई से बड़े हैं वो लोगों का इलाज करते हैं। उससे मेरे भाई को मरीजों से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, उन्हीं से हमारा घर का गुजारा हो जाता है। वो बस औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। अर्चना की ये बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है, बहुत इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को अर्चना के भाई के बारे में बता दूं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनके संतानों को भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा अर्चना के भाई को भी हो जाएगा। मैं जाकर मम्मी को यह बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की सिलाई का काम किया करती थीं और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों को सिलाई करवाती थीं। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थीं तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी जाती थीं। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। फिर मम्मी ने औरतों को अर्चना के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम इलाज करवाओ, उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं। इलाज करवाने के लिए मम्मी की तो बस कहने की देर थी और औरतों को तो डॉक्टर से ज़्यादा हकीम और वेदों पर ही यकीन होता है। उन औरतों ने अर्चना का पता पूछा मम्मी से, फिर मम्मी ने बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले से जाना पड़ा,
क्योंकि भाई जहाँ पर काम किया करते थे उन्होंने वहीं घर ले लिया था और यह वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज़्यादा दूर था, तो आने जाने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने यह सोच लिया था कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमारे हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। ये घर पर भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 3 महीने गुजर गए और अर्चना से उन 3 से 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। विक्की से फ़ोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। विक्की को जब नौकरी मिल गई तब वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। विक्की की नौकरी लग गई थी, इसीलिए पापा ने भी रिश्ते को मना नहीं किया था और पापा ने विक्की को 2 महीने के अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सबकी जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे और वे चाहते थे मेरी शादी जल्दी हो जाए। और फिर मेरी शादी विक्की से हो गई और हम पति पत्नी बन गए। मैं विक्की के घर आ गई, सब बहुत अच्छा हो रहा था और मैं विक्की दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन दोपहर का टाइम था, एक औरत घर पर आई। मैंने गेट खोला, उसने कहा मुझे हकीम जी से मिलना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जेठ जी का कमरा बता दिया। वो औरत कमरे में चली गई और फिर मैं काम में बिज़ी हो गई। मैंने अर्चना से पूछा, जेठ जी इतनी देर तक कमरे में क्या करते हैं और कमरे में किसी को जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अर्चना ने मुझे कहा, पता नहीं, मगर भैया किसी को अंदर नहीं जाने देते। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत कमरे से बाहर आई और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। मुझे कुछ गलत लग रहा था। फिर मैंने एक दिन चुपके से, जब जेठ जी नहाने चले गए, सफाई के बहाने मैं कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठ जी ऐसा क्या करते हैं कमरे में जो किसी को आने नहीं देते, और जब औरत बाहर आती तो वो रोती हुई आती। एक दिन एक औरत आई और कमरे में चली गई। मैं काम कर रही थी कि मैंने जेठ जी के कमरे से उस औरत के रोने की आवाज़ आई। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया कि जेठ जी जरूर कुछ तो गलत करते हैं। औरतों के साथ एक दिन घर में कोई नहीं था, तो मैं पता लगाने के लिए जेठ जी के कमरे में घूंघट डाल के बहाने से गई। जेठ जी मेरे पास आए। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मैंने पक्का कर लिया था कि आज पता लगाना है। मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर जेठ जी ने मुझसे मेरे सारे गहने देने को बोला और जितने पैसे थे वो देने को बोला। मैंने उनको सब दे दिया और फिर जेठ जी ने मुझे कुछ पानी में मिलाकर पीने को दिया, मगर मैंने वो पानी नहीं पिया और बेहोशी का नाटक करने लगी। फिर जेठ जी ने मुझे बेड पे लिटा दिया और मेरे कपड़े उतारने लगे। मैं समझ गई कि जेठ जी कमरे में क्या करते हैं और औरतें क्यों रोती हुई जाती हैं। मैंने जेठ जी को धक्का दिया और कमरे से भाग आई। जेठ जी चिल्लाते रहे, रुको रुको। मैंने कमरा बंद कर दिया और जो मेरे साथ हुआ उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जेठ जी कितना गंदा काम करते थे। वो औरतों की इज्जत के साथ खेलते थे, सबके साथ गंदा काम करते थे और सारी चीज़ें उनसे ले लिया करते थे। मेरे जेठ जी इतने गिरे और गंदे इंसान थे, मुझे उस दिन पता चला। इसीलिए वो कमरे में किसी को नहीं आने देते थे। ये सब सोचकर और देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने तुरंत सबको घर बुलाया और जेठ जी की सच्चाई सबके सामने रखी। उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी कुछ गलती की वजह से ही कितनी औरतों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कभी भी किसी को कोई रास्ता नहीं बताना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।